वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, जेई मेंस पार्ट 3 का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसका हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। तो इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि ये जो कॉस इन्वर्स का जो आर्गूमेंट है ये क्या होगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। और ये जो लॉग का आर्गूमेंट है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन आ गया, दूसरा हमारे पास ये कंडीशन आ गया। अगर तुम इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट देखोगे तो क्या आएगा, निगेटिव। देखोगे डिस्क्रिमिनांट तो ये डिस्क्रिमिनांट होगा बच्चे निगेटिव। अब अगर ये डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि जो क्वाड्रेटिक है सभी रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है, तो दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली, ऑल रियल नंबर। अब आते हैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो ये डबल इनइक्वालिटी है, एक बार हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। इसको यहाँ पे लॉग हटाओगे तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा, यहाँ से लॉग हटाओगे ये क्वाड्रेटिक आएगा। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे और डिस्क्रिमिनांट चेक करोगे तो यहाँ से अगेन इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, निगेटिव। इसका मतलब कि दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ से भी आ गया हमें x बिलोंग्स टू r। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या होगा, x लेस देन इक्वल्स टू 0 है ना, तो x लाइज बिटवीन -3 to 2। अब हमें क्या करना है, 3 कंडीशन आए ना, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन एंड ये फर्स्ट कंडीशन। यहाँ से हमें x का क्या लेना है, कॉमन सॉल्यूशन। तो फर्स्ट कंडीशन में भी x बिलोंग्स टू r। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या हमारे पास x बिलोंग्स टू r, सेकेंड कंडीशन में भी x बिलोंग्स टू r, और थर्ड कंडीशन में क्या x बिलोंग्स टू -3 to -2। तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, -3 to -2 मीन्स 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 में देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 52 में है, इक्वेशन ऑफ द कर्व थ्रू द पॉइंट 1,0 विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें उस कर्व का इक्वेशन निकालना है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, 1,0 पॉइंट से पास भी कर रहा है। तो बच्चे ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, वेरिएबल हमने सेपरेट किया तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ये किससे पास कर रहा है, 1,0 से। तो हमने x की जगह 1 और y की जगह 0 डाला तो c का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 0। फिर c इज इक्वल्स टू 0 यहाँ डाल दिया तो ये हमें क्या मिल गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ से हमने लॉग फंक्शन को रिमूव किया तो ये आ गया इसका क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0 मीन्स 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। P इज़ द पॉइंट ऑन द लाइन। P जो है हमारे पास इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, एंड Q एंड R आर द पॉइंट ऑन दिस लाइन such that the area of the triangle PQR is an equilateral triangle. Area of this triangle is, देखो क्वेश्चन में क्या है, P पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, Q एंड R जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि ये दोनों लाइन देखो बच्चे पैरेलल लाइन है। ठीक है, यहाँ से 3 से कॉमन लोगे ना तो क्या आ जाएगा, x और y का कोफिशिएंट यहाँ और x और y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। अब जो ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो मान लिया कि y + 2x इज इक्वल्स टू 1, इस पे एक पॉइंट P है, y इज इक्वल्स टू 2x + 2। यहाँ से देखो 3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, y + 2x इज इक्वल्स टू 2। इस पे ये 2 पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब ये हमारा ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। इस ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इसका ये जो हाइट होगा, ये हाइट क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। तो हमने क्या कर लिया, ये हाइट निकाल लिया, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का डिस्टेंस क्या होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस यही होता है ना, c1 - c2 का मॉड √a² + b²। इसको कैलकुलेट किया तो हमें 1/√5 मिल गया। ठीक है, तो हाइट मिल गया 1/√5। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू लेंथ ऑफ साइड, ये होता है ट्रायंगल का एरिया। और ये है तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ये भी होता है ना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये तो जनरल ट्रायंगल का एरिया है और ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है। तो यहाँ पे तो ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हमें h का वैल्यू क्या मिला, √3/2 इंटू साइड। तो साइड क्या मिल गया, s इज इक्वल्स टू 2h/√3। h हमने ऑलरेडी निकाल रखा 1/√5। तो हमें यहाँ से इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड मिल गया 2/√15। एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पे हमने साइड का वैल्यू डाल दिया 2/√15, तो आ गया हमारा 1/5√3 मीन्स 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ।
द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल एक्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है, जब एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 4, उसकी प्रोबेबिलिटी क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी गिवन है के, 3 के, 5 के, 2 के एंड के। यहाँ से क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन 2, ये m/n के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m+n। सबसे पहले बात कि सभी रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी का सम इज़ 1, तो 0 1 2 3 4 तक हमने ऐड किया तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल कर दिया, तो बच्चे यहाँ से k का वैल्यू आ गया 1/12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 m/n गिवन है, 2 और 2 से ग्रेटर, 2 का क्या है 5k और 2 से ग्रेटर 3 4, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करो तो क्या होगा 8k, तो यहाँ से आ गया 8k इज इक्वल्स टू m/n, और k का वैल्यू क्या हमने निकाल रखा है 1/12, तो m/n का वैल्यू क्या आ गया 2/3, तो m इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5। बेटा यहाँ पे ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे तो कहीं भी 5 है नहीं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसमें फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकाल लो। आंसर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 187/√563, 187/√563, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 56 में क्या गिवन है, इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल ए एंगल बी इसके इक्वल है और एक साइड का लेंथ ये गिवन है, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले हमें इसे कैलकुलेट करना है, एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू ये इक्वल है, इसे हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। बेटा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया x √1 - y² प्लस y √1 - x²। इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा √12 प्लस √2/6 1/√3 और √5 - 2√6/12, ये आ जाएगा। इस 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3, अब फिर 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, और 3 को लिख सकते हैं हम लोग क्या √3 का होल स्क्वायर माइनस 2, इस √6 को लिख सकते हैं √2 × √3, तो ये क्या बन जाएगा √3 - √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ से फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पे आ जाएगा √12 प्लस √3/6, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब √12 को क्या लिख सकते हो 2√3, तो ये क्या हो जाएगा 3√3/6, तो साइन इनवर्स √3/2, ये आ गया π/6, π/6 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमने कैलकुलेट यहाँ पे क्या किया है, हमने ये 1/2 नहीं लिया है, ये तो देखना क्वेश्चन में 1/2 भी है ना, ये हमने सिर्फ इसको कैलकुलेट किया है, तो इसका हमें आंसर क्या मिला, ये एंगल क्या मिला, ये एंगल मिला हमें π/6 मीन्स 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, 1/2 करेंगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। π/6 है ना यहाँ पे, यहाँ पे आ गया ये √3/2, ये आ रहा है हमारे पास 60 डिग्री, यहाँ पे π/3, ठीक है। अब अगर तुम करोगे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा π/6, ये हो जाएगा 30 डिग्री। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम 30 डिग्री पे कैलकुलेट करोगे ना तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। साइन इनवर्स √3/2 ये आ रहा है हमारे पास 60 डिग्री, और हमें पता है कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री लिखो, या तुम लिखो साइन 60 डिग्री लिखो, या फिर तुम लिखो साइन π - π/3 लिखो, एक ही बात है, तो ये आ जाएगा 2π/3, 2π/3 का मतलब क्या होगा ये 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 2π/3 120 डिग्री को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा π/3, इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो एंगल सी भी होगा 60 डिग्री, मतलब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारा
इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या होता है एरिया, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड गिवन है यहाँ पे हमारे पास, साइड क्या गिवन है 6 इंटू 3⁴ तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 27, मीन्स 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझने वाली बात क्या है कि बेटा अगर यहाँ से आप लेंगे ना π/3, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है और हमें पता है कि sin π/3 पर साइन फंक्शन का वैल्यू और π-π/3 पर साइन फंक्शन का वैल्यू इक्वल होता है। तो हमने इस एंगल को क्या कंसीडर किया है, इस एंगल को हमने 2π/3 कंसीडर किया है। तो 2π/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा π/3, π/3 हो गया 60 डिग्री, तो एंगल ए एंगल बी हो गया हमारा 60 डिग्री, तो एंगल सी भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो फिर हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी इक्विलैटरल। तो एरिया क्या होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड हमारे पास गिवन है, वैल्यू पुट किया तो हमें क्या मिल गया, 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला है, ए लाइन इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट द कर्व एट x1 y1 एंड x2 y2। तो y1 y2 अपॉन x1 x2 का वैल्यू निकालना है। बेटा ये पैराबोला है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 2p अपॉन 4x, तो p/2 तो फोकस हो गया, तो a का वैल्यू हो गया p/2। ठीक है, ये हमारे पास ये पैराबोला है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया p/2, 0 और p/2 को हमने ये बोला तो a, 0। अब यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट किया, ए और बी पर। तो ए को हमने पॉइंट ए का हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लिया 81² 281, और पॉइंट बी का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लिया 82² 282। ठीक है, फिर बच्चे इस लाइन का स्लोप तो सेम होगा, स्लोप ऑफ ए एस और स्लोप ऑफ बी एस, ये तो सेम लाइन है ना, तो स्लोप सेम होगा। अब हमने क्या किया, ए एस का स्लोप क्या होगा, ∂y/∂x, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 8t1² और 281, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 8t2², 282, यही है ना, ये कोऑर्डिनेट है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0। अब यहाँ से हमने लिया ∂y/∂x, ए एस का स्लोप और बी एस का स्लोप को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद इसको हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पुट कर दिया, सॉल्व किया तो हमें क्या मिला t1 t2 इज इक्वल्स टू -1। तो t2 को क्या लिख सकते हो -1/t1, और t1 को क्या लिख सकते हो -1/t2। तो ये हो गया हमारे पास a का कोऑर्डिनेट है, b का कोऑर्डिनेट है। अब b की जगह हमने क्या डाल दिया, t2 की जगह हमने क्या डाला -1/t1, तो क्या हो गया b का कोऑर्डिनेट a/t1² -2a/t1। अब हमने y1 y2 अपॉन x1 x2 कैलकुलेट किया, y1 क्या है 281, y2 क्या है -2a/t1, x1 क्या है 81², x2 क्या है a/t1²। कैलकुलेट कर लोगे तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा -4, मीन्स 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 में आ जाओ। अल्फ़ा का वैल्यू ये लिमिट के इक्वल है, तो हमसे क्या बोला है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin 2x अपॉन sin 8x। तो सबसे पहले तो ये लिमिट निकालना है। लिमिट निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1 को 1², 2 4 को 2², 9 को 3² प्लस n² अपॉन n³+1। बेटा इससे हमने 1/n³ + 1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 1² 2² 3² से लेके n²। ये हमारा क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है n+1 to n+1/6। ठीक है, n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, इन दोनों ब्रैकेट से हमने n कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n³ और ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इस n³ को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में डाल दिया, तो ये हो गया, n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो 1/n क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई 1/3। ठीक है, अब बीटा क्या है हमारा, बीटा हमारे पास लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin 2x अपॉन 8x। तो 2x से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 8x से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो क्या हो गया 2x अपॉन 8x हो गया 1/4, और यही तो बीटा के इक्वल है। तो अल्फ़ा मिल गया 1/3, बीटा मिल गया 1/4। तो अब हमें क्या निकालना है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट अल्फ़ा बीटा हो। तो क्या होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट किया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, तो ये मिल गया हमें 12x² माइनस 7x+1 मीन्स 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ अल्फ़ा इज़ द रियल रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक ये क्यूबिक इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फ़ा प्लस π/2। अल्फ़ा जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रियल रूट है, तो हमें इसका वैल्यू बताना है। सबसे पहली बात क्या है, ये देखो
tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फ़ा, ये π/2 होता है कब, जब अल्फ़ा पॉजिटिव हो। tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फ़ा माइनस π/2 के इक्वल होता है कब, जब अल्फ़ा निगेटिव हो। पहली बात। अब ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। इसका डोमेन क्या है, डोमेन गिवन नहीं है। अच्छा, ये जो आ रहा है हमारे पास f'(x), ये क्या आ रहा है f'(x), ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब fx फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि अगर तुम इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट 0 पर देखोगे तो क्या मिलेगा, tan अल्फ़ा, ये सॉरी tan 2। अब tan 2 तो एक पॉजिटिव नंबर है, अगर हमने 0 पर देखा तो ये tan 2 मिला, tan 2 तो हमें क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और 0 पर क्या है, 0 पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसा फंक्शन हो रहा होगा ना। 0 पर tan 2 है, 0 पर tan 2 है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब f'(0) है, इसका मतलब fx जो होगा टू बी 0 x मस्ट बी नेगेटिव। देखो ऐसा ग्राफ होगा, रैंडम ग्राफ समझो, 0 पर tan 2 है तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा ना। इसका मतलब क्या है कि अगर fx फंक्शन जिस पॉइंट पर 0 होगा, मतलब y वैल्यू जिस पॉइंट पर 0 होगा वो पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, मतलब x लेस देन 0 के लिए fx 0 होगा। ये बात आ रही है समझ में, x लेस देन 0 के लिए fx 0 होगा, ठीक है। तो यही बात लिखा है, सिंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड f0 इज इक्वल्स ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फॉर fx टू बी 0, जहाँ पे fx 0 होगा x मस्ट बी नेगेटिव, x मस्ट बी नेगेटिव, और इसका मतलब अल्फ़ा नेगेटिव होगा बिकॉज अल्फ़ा रूट है ना, तो अल्फ़ा नेगेटिव मिल गया। अब अल्फ़ा नेगेटिव मिल गया तो हमें पता है tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फ़ा ये क्या हो जाएगा, -π/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो -π/2, तो -π/2 प्लस π/2 0 मीन्स 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इफ़ द रूट ऑफ दिस quadratic equation are equal in magnitude but opposite in sign, then the value of this limit। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मैग्नीट्यूड में इक्वल है, साइन में अपोजिट है, तो रूट क्या होगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। सम ऑफ द रूट क्या मिला हमें, ये मिला log ke -1, इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया, 0 है ना सम ऑफ द रूट, यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल गया e। अब k का एक तो वैल्यू मिल गया हमें e, ठीक है। अब इस लिमिट को इवेलुएट करो, ये लिमिट जो है 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है, तो हमने क्या किया, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद इसे सॉल्व किया, तो ये क्या हो जाएगा 1 + tan x / 1 - tan x, एलसीएम लिया तो ये आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया 2 tan x / 1 - tan x पे पावर 1/x। अब ये बच्चे हमारा जो है ये है 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो tan x / x हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 को हमने बाहर ले लिया लिमिट से, तो क्या हो गया 1/1 - tan x, ये तो लिमिट हो गया 1। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, tan x की जगह 0 x की जगह 0 डालो तो tan 0 0, तो फाइनली हमें क्या मिला, यहाँ पे 0 डाल दो x की जगह तो tan 0 0, तो 2 1 - 0, तो क्या मिला हमें एक्सपोनेंशियल 2। एक्सपोनेंशियल 2 का मतलब e², और e किसके इक्वल है k, तो k², तो मीन्स ऑप्शन क्या हो गया हमारा 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में आ जाओ, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर विच द इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। अल्फ़ा का हमें इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करना है सच डैट इसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो बच्चे सबसे पहले हमने क्या किया, इसका ग्राफ ड्रॉ किया। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 3 केस लेना होगा। इसका रूट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो मॉडुलस फंक्शन, इसका रूट क्या है -2 1 3, तो हमने ब्रेक किया, केस 1 लिया x इज़ लेस देन -2, लेस देन -2 के लिए हमने क्या किया, इस मॉड को ओपन किया, तो लेस देन -2 से कोई भी एक नंबर उठा लो, -3 यहाँ डालो, तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव तो मॉड खुलने से पहले माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - x। लेस देन -2 ले लो, -3 ले लो, तो क्या हो जाएगा ये 0, इसका मतलब डायरेक्ट मॉड खुलेगा तो x - 3, ये नेगेटिव तो मॉड खोलने से पहले हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो हमें केस 1 में एफ एक्स क्या मिला -7। सेम लाइन में सेकेंड केस पे तुम सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2x - 3। थर्ड केस में सॉल्व करो ये आ जाएगा 4x - 3। फोर्थ केस में सॉल्व करो 7। फाइनली ये बच्चे हमें फंक्शन मिलेगा। अब इस फंक्शन का ग्राफ देख लो, ये ग्राफ है। तो रेंज क्या है फंक्शन का, फ्रॉम -7 to 7, यही है ना रेंज, ठीक है। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है इसका रेंज क्या है -7 to 7। तो ये हमारा जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है α² - 2, रेंज आ गया एफ एक्स फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का -7 to 7। तो ये क्या होगा α² - 2 α + 1, या तो ये 7 से छोटा हो या 7 के इक्वल होगा, बिकॉज इक्वल है ना। तो α-1 इसको हम लिख सकते हैं α-1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 7। तो α-1 क्या होगा -√7 से √7 प्लस ऐड कर दो, तो अल्फ़ा का रेंज क्या हो गया -√7 + 1 से √7 + 1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा -1.6, इसे कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 3.6। तो -1.6 और 3.6 के बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यू है, यही 5 इंटीग्रल वैल्यू है, मीन्स 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फंक्शन हमारा r से r+ में कंटिन्यूस है सच डैट, ये हमारे पास फंक्शन है। तो बोल रहा है कि f2 ये है, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले देखो कि बच्चे ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, चेन रूल भी लगेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें लेबनिज़ रूल भी लगेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एफ एक्स को, तो फर्स्ट फंक्शन हमने छोड़ दिया। अब जब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो इस 1 का डेरिवेटिव तो 0। अब जब इससे तुम डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो यहाँ पे तो लेबनिज़ रूल लगेगा। लेबनिज़ रूल लगने का मतलब कि x को हमने फंक्शन में डाला और x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1, माइनस 0 को फंक्शन में डालोगे तो ये हो जाएगा f0/1 + 0², और 0 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0, तो ऑन द होल ये हो गया 0। उसके बाद इस पूरे को छोड़ दिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 4x। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल भी यूज़ किया, चेन रूल भी यूज़ किया, साथ में लेबनिज़ रूल भी यूज़ किया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया +4x × दिस। अब इस पूरे का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, fx/2 1 + x² लिख सकते हो, वो लिख दिए। तो ये फंक्शन मिल गया, 2f(x) कॉमन ले लिया, ये आ गया। f' है हमारे पास dy/dx, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसमें fx क्या होता है हमारा y होता है ना, तो fx की जगह y लिख दिए। अब ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, f' को लिख दिया dy/dx और यहाँ पे fx को लिख दिया y। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, यहाँ से हमने क्या किया वेरिएबल सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया, तो ये आ गया, ठीक है। अब तुम आ जाओ फिर स्टार्टिंग में बच्चे, अगर तुम यहाँ पे x की जगह 0 डालते हो तो ये फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ये 0, ठीक है, और यहाँ 0 डालोगे तो ये पूरा 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 0, तो 1 + 0 = 1, और यहाँ भी हो जाएगा 1 + 0 = 1, तो 2। इसका मतलब कि 0 पर फंक्शन का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 0 पर y का वैल्यू है 2, तो इसमें हमने x की जगह 0 डाला, y की जगह 2 डाला, तो c का वैल्यू हो गया ln 2। अब c उठा के दोबारा यहाँ डाल दिया, c की जगह ln 2, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमने क्या किया, ln की प्रॉपर्टी अप्लाई किया, प्रोडक्ट में आ जाएगा। फिर बोल रहा है क्या कि हमें यही बोल रहा है ना y2 का वैल्यू चाहिए, मतलब x की जगह 2 डालो, तो यहाँ पे हमने x की जगह 2 डाला, तो ln y क्या आ गया 4 ln 10, तो y क्या हो जाएगा e⁴ प्लस e⁴ln 10, ये क्या हो जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट में आएगा, ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा 10 e⁴, मीन्स 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, an be the arithmetic sequence whose first term is 1 and bn is the geometric sequence whose first term is 2. If the common ratio of the geometric sequence is half the common difference of the arithmetic sequence, then the minimum value। बहुत ईजी क्वेश्चन है। AP के फर्स्ट टर्म को ये माना, कॉमन डिफरेंस को D माना, GP के फर्स्ट टर्म को B माना, कॉमन रेशियो को R माना। गिवन है कि फर्स्ट टर्म जो AP का 1 है, ठीक है, और GP का फर्स्ट टर्म मीन्स B 2 के इक्वल है। फिर क्या बोल रहा है कि जो कॉमन रेशियो है वो AP के कॉमन डिफरेंस का हाफ है,
मतलब r इज इक्वल्स टू डी बाई टू, तो 2r इज इक्वल्स टू डी। अब इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, सॉरी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करो। a4, ए क्या हमारा AP का फोर्थ टर्म a प्लस 3d, B1 का मतलब GP का फर्स्ट टर्म तो गिवन है 2, फिर A3 a प्लस 2d, AP का ये थर्ड टर्म, GP का सेकेंड टर्म क्या होगा BR 2, A1 मीन्स AP का फर्स्ट टर्म, तो AP का फर्स्ट टर्म तो 1 गिवन है, B3 का मतलब क्या है GP का थर्ड टर्म क्या हो जाएगा BR स्क्वायर। अब यहाँ से देखो D के जगह हम क्या लिख सकते हैं 2R, तो D की जगह लिखा 2R तो ये हो गया 6R 2, फिर D की जगह लिखा 2R तो ये हो गया 4R, फिर B यहाँ पे B की जगह 2 लिख दिया, GP का फर्स्ट टर्म 2 है ना, इन 2R प्लस 2, और ये B की जगह यहाँ पे 2 डाल दिया। अब इसको कैलकुलेट किया तो हमें आ गया क्या 12R स्क्वायर प्लस 14R प्लस 2, इसी का तो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको R के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, 0 से इक्वेट किया तो R का ये वैल्यू आ गया। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे इस पर तो क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब R इज इक्वल्स टू -7/12 पे ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे R की जगह -7/12 डाल दो तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगा -25/12, मीन्स 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोल रहा है, इफ़ P इज़ द एफिक्स ऑफ Z, P क्या है हमारा Z का एफिक्स है, सच दैट ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज प्योरली इमेजनरी, देन द लोकस ऑफ Z इज अ सर्कल हुज रेडियस इज। सिंपल सा बात है, मतलब P जो है ये Z कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, P जो पॉइंट एक्चुअल में Z है, और Z जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। Z को हमने x प्लस आयोटा वाई ले लिया, उसके बाद इसको रैशनलाइज किया, बोल रहा है प्योरली इमेजनरी है, तो प्योरली इमेजनरी है इसका मतलब रियल पार्ट 0 होगा, तो दिस अपॉन दिस ये 0 होगा, इसको हमने 0 से इक्वेट किया तो यहाँ पे आ गया ये। अब ये तो एक सर्कल का इक्वेशन है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा -g/a और -f/a, तो 1/2 आ गया सेंटर का कोऑर्डिनेट। रेडियस क्या होगा g² प्लस f² -c तो 0 है यहाँ से, तो रेडियस हो गया 1/√2। अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर में इसमें कन्वर्ट कर लो, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, तो यहाँ से रेडियस पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, p इज ग्रेटर देन 0, ये जो वेक्टर है v2 इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द वेक्टर b1 बाय एन एंगल थीटा about the origin in counter clockwise direction if tan theta is equals to then alpha is equals to। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने v1 वेक्टर को थीटा डिग्री से रोटेट किया तो हमें v2 वेक्टर मिल गया इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लिया v1 वेक्टर इसको थीटा डिग्री से रोटेट किया, v2 वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो थीटा क्या हो गया v1 और v2 के बीच का एंगल हो गया, तो हमसे बोला है कि tan थीटा का वैल्यू ये गिवन है, तो अल्फ़ा का वैल्यू बता दो। तो सबसे पहली बात पॉइंट नंबर 1 कि अगर हम v1 v2 को रोटेट करेंगे, v1 वेक्टर को रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो वेक्टर मिलेगा v2, तो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम किया तो हमें बच्चे यहाँ पे p का वैल्यू आ गया 2, एक तो -1 और एक 2। क्वेश्चन में गिवन है कि p हमारा पॉजिटिव है तो -1 को रिजेक्ट कर दिया, तो फाइनली हमें p का वैल्यू क्या आ गया 1/2। अब हमने p का वैल्यू इस v1 वेक्टर और v2 वेक्टर दोनों में डाल दिया, तो हमें v1 वेक्टर ये आ गया और v2 वेक्टर ये आ गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है ना दोनों के बीच का एंगल, तो कॉस थीटा अप्लाई किया, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2, तो यहाँ से हमें कॉस थीटा का ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमने फिर ट्रायंगल बना लिया, हमें तो tan थीटा चाहिए बिकॉज यहाँ पे tan थीटा गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल बना लिया। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया परपेंडिकुलर निकाल लिया, तो tan थीटा का ये वैल्यू आ गया। बट हम देख रहे हैं क्या कि जो tan थीटा है उसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे तो है स्क्वायर रूट। अब इसको हमें थोड़ा कैलकुलेट करना होगा, पहले तो तुम अंदर को कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा फाइनल। ठीक है, इससे 4 बाहर निकालो, 4 कॉमन लेके बाहर निकालोगे 2 बाहर आ जाएगा, तो 28 - 6√3। 28 को तुम क्या करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो,
तो ये हो जाएगा 3√3 होल स्क्वायर। देखो ये क्या हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 1 28 माइनस 2 3√3, ये हो जाएगा ना 6√3। तो ये किस फॉर्म में आ गया, 3√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 6√3 माइनस 2, यही तो इक्वल है इसके। तो इसका मतलब अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया 6, मीन्स 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर विच द इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन। बोल रहा है क्या कि अल्फ़ा ए का इंटीग्रल, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू निकालो सच डैट इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसमें एक सॉल्यूशन है। तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किया, फिर हमने साइन स्क्वायर एक्स को वाई बोल दिया, तो क्वाड्रेटिक आ गया। अब अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। डी को हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किया तो हमें ए क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर। तो ए क्या हो गया, -√3 से √3 के बीच में हो गया। तो -√3 से √3 के बीच में कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन आ रहे, 3, तो 3 हो गया। 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई इज अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव नन ऑफ दिस। कैसा है, तो बच्चे रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें तुम x की जगह x डालो तो कर गया सेटिस्फाई, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अगर x y से रिलेटेड है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई। वाई अगर x से रिलेटेड है तो फिर क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई एक्स। तो इक्वल तो है नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 3 केस लेके चलेंगे, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो अगर एक्स वाई रिलेटेड है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, वाई जेड रिलेटेड है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई जेड, एक्स जेड रिलेटेड है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड। यहाँ से एक्स कैंसिल करोगे तो यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इससे वाई कैंसिल करोगे तो वाई इज इक्वल्स टू जेड, यहाँ से एक्स कैंसिल करोगे तो एक्स इज इक्वल्स टू जेड। तो ये कर रहा है ना सेटिस्फाई, एक्स वाई के इक्वल है, वाई जेड के इक्वल है, जेड एक्स के इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है, तो आर ट्रांजिटिव हो गया। कहने का मतलब है कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, मीन्स 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 68 में। फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है पूरे रियल नंबर में, तो ए बी का वैल्यू निकालना है। बच्चे अगर फंक्शन पूरे रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही। तो -1 पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल किया, तो -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए ये आ जाएगा। इन दोनों को इक्वेट करो तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स की जगह -1 डालो तो यहाँ से बी का वैल्यू 1 आ जाएगा। फिर फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, फंक्शन तो पूरे रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है, तो -1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, -1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल कर दो। तो यहाँ से इक्वल करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाल दो, -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो ए आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे एक्स की जगह -1 डाल दो यहाँ पे, तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा -1/2। हमें तो ए बी का वैल्यू चाहिए, तो ए का वैल्यू निकल गया -1/2, बी इज इक्वल्स टू 1, तो -1/2 इसका मीन्स 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 69 में ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, ये 3 वेक्टर गिवन वेक्टर है। ए वेक्टर ऑफ द फॉर्म, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर के प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड किस पर, ए वेक्टर पे, बी प्लस लैम्डा सी वेक्टर के प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर पे √2/3 है। ठीक है, तो बोला है कि बी प्लस लैम्डा सी वेक्टर कौन सा वेक्टर है, इन 4 वेक्टर में से कौन सा वेक्टर है। कहने का मतलब है कि बच्चे अगर हमें लैम्डा का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू डाल देंगे, तो हम ये वेक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। इसको जो कैलकुलेट करोगे यही 4 में से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। तो बच्चे ये तो 3 वेक्टर गिवन है, ठीक है। बी प्लस लैम्डा सी वेक्टर को हमने आर वेक्टर मान लिया, इसको हमने कैलकुलेट किया आर वेक्टर को, तो ये मिल गया। अब इस आर वेक्टर का प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर पे वो क्या है, √2/3। प्रोजेक्शन क्या होता है बच्चे, आर वेक्टर का ए वेक्टर पे क्या होगा प्रोजेक्शन, आर वेक्टर डॉट ए कैप का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा √2/3। ठीक है, तो ये आर वेक्टर लिखा, डॉट ए वेक्टर ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा तुम्हें
रूट अंडर 2/3। बेटा ये डॉट प्रोडक्ट ले लो ऊपर से, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लोगे, √6 को राइट हैंड साइड भेज दो, ये सब कैंसिल वैंसिल होके क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। माइनस ले लो बाहर, ये तो लैम्डा है ना, माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी मॉड है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो लैम्डा प्लस 1 क्या हो गया, +-2। तो लैम्डा का दो वैल्यू मिल गया, एक तो 1 एक -3। अब लैम्डा का वैल्यू जब तुम -3 पुट करोगे ना यहाँ पे, तो हमें ये वेक्टर आ जाएगा, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। फिर लैम्डा का वैल्यू तुम ले लो 1, सॉरी यहाँ से -2 1, यहाँ पे जब तुम लैम्डा का वैल्यू 1 लोगे, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 लोगे ना यहाँ पे, फिर तुम कैलकुलेट करो b प्लस लैम्डा c, तो ऑप्शन मैच कर जाएगा, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। इफ़ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर, इस नंबर का मीन डेविएशन वो क्या है, फ्रॉम देयर मीन, ये है 255 के इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ 10d का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले कितने डेटा है हमारे पास, 101 डेटा है। देखो d का कोफिशिएंट 1 से लेके 100 तक गया, तो सेकंड टर्म से यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर्स हो गए, 100, एक 1 और है, तो टोटल 101 डेटा है, ठीक है। इस 101 डेटा का मीन डेविएशन मीन से वो 255 के इक्वल है, तो 10d का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, s मान लिया, सारे डेटा को ऐड कर लिया। तो ऐड करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक सिग्मा लेना होगा, 0 से लेके 100 तक। इसका जनरल टर्म क्या होगा, 1 + आयोटा d, आयोटा नहीं id, आयोटा नहीं है ये, ठीक है। फिर समेसन को अलग अलग कर लिया, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से 100 तक है, इसका मतलब 101 आ जाएगा। d को हमने बाहर निकाल लिया, अब यहाँ से 0 से 100 तक डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने टर्म्स होंगे, यहाँ पे i की जगह 0 से 100 तक डालो, तो यही होगा ना, 1 + 2 + 3 से लेकर 100 तक आएगा। तो ये तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा, 100 100 + 1/2, ये आ गया, सभी डेटा का सम ये आ गया। और मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, तो सम ऑफ ऑल डेटा ये है, नंबर ऑफ डेटा 101 है, तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, 1 + 50d। मीन डेविएशन क्या होता है बच्चे, 1/, सम ऑफ ऑल डेटा, और सभी डेटा का डेविएशन मीन से, तो मीन तो हमें मिला है ना 1 + 50d, ये ले लिया। अब इसको कैलकुलेट करोगे, 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, d कॉमन लोगे तो क्या होगा, आयोटा -50d, ठीक है। d को हमने बाहर निकाल लिया, d तो कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल लिया तो d/101 आ गया। यहाँ पे क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा -50, ऐसे लिख लो या 50 - i ऐसे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम देखो ध्यान से, इस समेसन को देखो ध्यान से, अगर तुम 0 से लेके 50 तक डालोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, और फिर 51 से लेके 100 तक डालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 51 डालोगे यहाँ पे तो क्या होगा, 50 - 51 क्या होगा, -1 -1 का मॉड क्या होगा, 1, ऐसे करके आ जाएगा। ये भी सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर है, ये भी सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर है, तो इसको हमने 2 टाइम्स कर दिया, ऐसे लिख दिया। इसमें सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम अप्लाई कर दिया, तो कैंसिल वैंसिल होके क्या आ गया, 2550d/101। ये मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया, क्वेश्चन में गिवन है मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या, 255, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, 101/10, तो 10d क्या हो गया, 101 आंसर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 71 में, ए 6 अल्फ़ाबेट वर्ड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द सेट ऑफ द वर्ड। ये हमारे पास 5 वॉवेल्स हैं, इससे हमने क्या करना है, 6 अल्फ़ाबेट का वर्ड बनाना है। कंडीशन क्या है कि एक वर्ड कम से कम 2 बार रिपीट करना चाहिए। टोटल हमारे पास 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर से हमें 6 अल्फ़ाबेट का 6 लेटर्स का वर्ड बनाना है, अंडर द कंडीशन कि एक लेटर कम से कम 2 बार रिपीट होनी चाहिए। तो बच्चे क्या कितने कंडीशन बनेंगे, ऐसा हो सकता है कि एक लेटर 2 बार रिपीट हो, दूसरा लेटर भी 2 बार रिपीट हो, तीसरा लेटर भी 2 बार रिपीट हो, तो ये 6 लेटर का बन जाएगा ना वर्ड। तो सबसे पहले हमें इन 5 में से 3 को सिलेक्ट करना होगा, जिसको हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। 5 में से 3 सिलेक्ट कर लिया, तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 6 लेटर हैं, और 2 बार
तीनों रिपीट हो रहा है, तो परमुटेशन क्या होगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट करो तो 900 आ जाएगा। अब दूसरा केस होगा क्या कि 2 लेटर हम ले और 2 लेटर को 3 बार रिपीट कर दे, ठीक है। तो 5 में से 2 को सिलेक्ट किया तो टोटल कितने हमारे पास हो गए, और हर एक को 3 बार रिपीट किया तो नंबर ऑफ लेटर तो 6 हो गए, और एक 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 200। एक तो ये केस बनेगा, एक ये केस बनेगा। ये भी केस हो सकता है कि एक लेटर 4 बार रिपीट हो और 2 लेटर क्या हो 2 बार रिपीट हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक लेटर 5 बार रिपीट हो, ठीक है। अगर एक लेटर 5 बार रिपीट होगा तो दूसरा लेटर वो एक ही बार रिपीट होगा, क्योंकि 6 लेटर का ही बनाना है, पॉसिबल ही नहीं है। बोल रहा है कि कम से कम एक लेटर 2 बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या किया, 4 बार रिपीट किया और एक लेटर को 2 बार रिपीट किया, तो हमने 2 लेटर को सिलेक्ट करना है 5 लेटर से, तो 5C2। ऐसा भी तो हो सकता है बीटा यहाँ पे ऐसे लिख दे, बीटा को 4 बार रिपीट कर दे और अल्फ़ा को 2 बार, तो ये 2 आ गया। टोटल 6 लेटर हैं, एक 4 बार रिपीट हो रहा है, एक 2 बार रिपीट हो रहा है, कैलकुलेट किया तो 300 आ गया, ठीक है। लास्ट केस देख लो, ये हो सकता है कि एक लेटर लें उसको हम 6 बार रिपीट कर दें, तो 5 लेटर AEIOU से एक लेटर को हम सेलेक्ट करना है। कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 वे से, और ये एक ही बनेगा, एक ही परमुटेशन बनेगा, तो 1, तो ये 5 हो गया। इन सभी को ऐड कर दो तो 1405 लेटर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में आ जाओ। ये जो सर्कल है, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे d इज़ ग्रेटर दैन 0, C एंड D इज़ ग्रेटर दैन 0, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CD। देखो, पहले सर्कल को हमने S1 मान लिया, दूसरे सर्कल को S2 मान लिया। जो S1 सर्कल है S2 सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। पहले सर्कल का ये सेंटर, दूसरे सर्कल का ये सेंटर। देखो, ये S1 सर्कल है, ये S2 सर्कल है। S1 सर्कल S2 सर्कल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इनका जो कॉमन कॉर्ड होगा वो S2 सर्कल के सेंटर से पास करेगा। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कॉमन कॉर्ड हो गया। और ये किससे पास करेगा, S2 सर्कल के सेंटर से, 1, -4 से पास करा दिया, तो C प्लस D का वैल्यू हो गया 50। अब C और D पे हमने AMGM इनइक्वालिटी अप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, C प्लस D बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट अंडर CD। C प्लस D का वैल्यू हमने 50 निकाल रखा है, तो रूट अंडर CD क्या हो गया, रूट अंडर CD हो गया लेस देन इक्वल्स टू 25, स्क्वायरिंग कर दिया, तो CD क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 25 स्क्वायर मीन 625, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 में आ जाओ। क्या बोल रहा है, 4 पे पावर 87 प्लस 6 पे पावर 87 इज डिवाइडेड बाई 25, देन द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या होगा। बेटा 4 को लिख सकते 5 माइनस 1, 6 को लिख सकते 5 प्लस 1, ठीक है। अब इसमें तुम देखोगे तो फर्स्ट टर्म तो ऐड होगा, सेकेंड टर्म कैंसिल होगा, फिर थर्ड टर्म क्या होगा, ऐड होगा, फोर्थ टर्म कैंसिल होगा। अगर एक्सपेंड करना चाहते हो तो एक्सपेंसन ये देख लो, पहले इसका एक्सपेंसन ये होगा, ये दूसरे का ये एक्सपेंसन हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो ऐड हो जाएगा, सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर थर्ड टर्म ऐड हो जाएगा, फिर फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास ऐसे आएगा, ये फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिर फिफ्थ टर्म, ये लास्ट टर्म भी आ जाएगा 87 C 86 5 पे पावर 1। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ना, देखो 5 क्यूब कॉमन ले लिया हमने, और बाकी जो बच गया ब्रैकेट में, इसमें से 5 क्यूब कॉमन ले लिया, जो बाकी बच गया उसे के बोल दिया, और ये लास्ट वाला टर्म यहाँ गया, ठीक है। अब इस 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया हमें। अब देखो किससे डिवाइड करना है हमें, 25 से। तो अगर मैं इसको 25 से, मतलब इसको 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है, तो ये पहला वाला जो टर्म है तो 25 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 स्क्वायर मीन्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 10 के, ये तो डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं 25 से, इसको डिवाइड करोगे 87 C 86 क्या होगा, 87 C1 का वैल्यू 87 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर,
इसको 25 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, अलग से निकालो, 174/5, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। ये तो डिवाइड हो गया ना 25 से, इस पूरे को 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वही बचेगा जो इस सेकंड टर्म को 25 से डिवाइड करोगे। तो सेकंड टर्म को हमने 25 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 4। इसका मतलब जब तुम पूरे को डिवाइड करोगे 25 से तो भी रिमाइंडर 4 होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें देख लो क्या है। हमारे पास बोल रहा है ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इस मैट्रिक्स के इक्वल है, देन फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ए इनवर्स। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ये मैट्रिक्स के इक्वल है, इसे हमने पी मान लिया। ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 गिवन है। सबसे पहले ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या गिवन है 3, तो n की जगह 3 डालोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिख दी, ये किसके इक्वल है, इसको पी माना तो ये पी हो गया। ठीक है, अब देखो एक फिर प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ इसको के ए, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। एडजॉइंट ऑफ के ए का वैल्यू क्या होता है, ये के बाहर आएगा एडजॉइंट से तो के पे पावर n-1 हो जाएगा, तो ये के की तरह काम कर रहा है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर करोगे तो ऑर्डर क्या है 3, तो ये 3-1 इंटू एडजॉइंट ए पी के इक्वल हो गया। तो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 2 इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, अब हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट लिया, फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी तुम कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, के पे पावर n, तो ये कांस्टेंट है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर पे पावर ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर क्या है 3, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 6, ये हो गया डिटर्मिनेंट ये ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी। फिर पी का तुम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे 2 पे पावर 8 आ जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 8। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, फिर प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1, n का वैल्यू 3 ले लिया, तो यहाँ पे हम मिल गया हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 6 और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर 2 पे पावर 8, तो यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया 2। ठीक है, अब देखो फिर आ जाओ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिला हमें 2, तो 2 स्क्वायर एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू पी, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या मिल गया p/4। एडजॉइंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ए, फिर ये डिटर्मिनेंट ए की जगह 2 डाल दो, तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या मिल गया p/2, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो, तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ पी, और पी का जो ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये ट्रांसपोज बोल रहा हूँ, ट्रांसपोज नहीं है बच्चे, ये ट्रांसपोज नहीं है, ये ट्रेस है, ट्रेस। ट्रेस का मतलब क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होगा 20 और 24, तो इसकी जगह हमने डाल दिया ट्रेस ऑफ पी क्या हो गया 24/2 12। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी लोगे तो वही होगा, 12 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 12, तो आंसर इज़ 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हमारे पास 2x का वैल्यू क्या गिवन है, y पे पावर 1/3 प्लस y पे पावर -1/3, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये गिवन है हमारे पास, इसको हमने डिनोमिनेटर में ले गए तो क्या हो जाएगा 1/y पे पावर 1/3, एलसीएम ले लिया, y पे पावर 1/3 इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए। अब तुम यहाँ पे देखो ये y पे पावर 1/3 में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो y पे पावर 1/3 को हमने अल्फ़ा बोल दिया, तो अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक हो गया। अब ये अल्फ़ा का वैल्यू हमने निकाल लिया,
तो अल्फ़ा का वैल्यू हमें क्या मिला, x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये नहीं है कुछ भी। अल्फ़ा किसे बोला हमने, y पे पावर 1/3 को, तो इसका वैल्यू क्या मिल गया, x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोनों साइड क्यूब कर दिए, तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx निकाला, तो क्या होगा 3 टाइम्स दिस। फिर अब जाके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया। अब यहाँ से एलसीएम लिया तो ये आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, प्लस माइनस को बाहर किया। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में भी प्लस माइनस होगा, यहाँ भी प्लस माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस को बाहर किया तो ये आपस में रिवर्स हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, किया है ना, प्लस माइनस को किया तो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, अच्छा इसमें रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस, ये तो हमारा x है ना, अच्छा ठीक है, इससे प्लस माइनस ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा ना यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखो, ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया, सेम चीज़ लिखा है, क्यूब आ गया। ठीक है, अब तुम ये देखो कि ये किसके इक्वल है, यहाँ से ये देखो, ये y के इक्वल है ना, तो ये हो गया y क्यूब, इसकी जगह क्या लिख दिया y। ठीक है, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, उसके बाद स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करने के बाद फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसका डेरिवेटिव ये, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इसको छोड़ दिया, फिर इसको छोड़ दिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगेगा, 2dy/dx 2 - 1, फिर dy/dx को x के रेस्पेक्ट में d2y/dx 2, फिर राइट हैंड साइड डिफ्रेंशिएट करोगे 9 रह जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y × dy/dx। उसके बाद हमने क्या किया, dy/dx लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कैंसिल कर दिया कॉमन लेके, तो ये आ गया, फिर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ये आ गया। अब फिर y से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके इक्वल हो गया 18 के, इसी का तो वैल्यू पूछ रहा था, तो 18 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।